Hello, friends. Warm welcome to all of you. And today we will be going to discuss on a new topic that is currently trending topic and lot of speculation and discussions and lot of questions are going on in the mind of all the people. That is the Ship Amendment Act that was passed in 2009. Accordingly, the rules have been made and it has been notified the गैजेट ऑफ इंडिया डेटेड 11 मार्च 2024। तो सीए कानून का अब इम्प्लीमेंटेशन कंफर्म हो चुका है और इसके मुताबिक रूल्स नोटिफाई हो चुके। तो बात करेंगे आज उस पहलू पर जो एक महत्वपूर्ण कानून को लेकर जिसमें इस देश में राजनीतिक माहौल भी गरमाया गया था और जो एक नागरिकता के मुद्दे को लेकर एक सियासी घमासान छाया हुआ था। ये एक तरीके का टेंस सिचुएशन हमने कुछ साल पहले देखा। लोकसभा के बाद जो भी माहौल देश में बना था प्रोटेस्ट को लेकर, एजिटेशन को लेकर, इस कानून के पास होने के बाद सब इस हकीकत से वाकिफ है। आज जानेंगे कि रूल्स नोटिफाई होने के बाद आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा गवर्नमेंट लेवल पे। बात करेंगे, शुरू करेंगे हम एक ग्लिम्स से जो सीए के उस कानून को ड्राफ्ट करने से लेके पास करने तक और उसके विरोध प्रदर्शन तक जो कुछ भी दौर से हम गुजरे हैं, अलग अलग राज्यों में जो प्रदर्शन हुए हैं, उसकी एक छवि को यहाँ पर देखने का एक प्रयास करेंगे। और अभी इस वक्त लोकसभा से बिल्कुल कुछ वक्त पहले ये रूल्स नोटिफाई होते हैं। आखिर इसका क्या लॉजिकल कारण हो सकता है कि एक अलग अलग पहलुओं को आज समझने की। तो लेट्स बिगिन फॉर दिस टॉपिक। Friends, this is citizenship under CAA that is will be granted with retrospective effect. अभी आपको यह समझना है कि CAA जो कानून लाया गया है बेसिकली ये 1955 का जो ओरिजिनल एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें अलग अलग तरीके से सिटीजनशिप देने का प्रावधान है। एक बाय बर्थ, आप जन्म हुए और इस देश के नागरिक बने बाय बर्थ। एक बाय डिसेंट, आपके दादा परदादा आपके लेगेसी से कोई ना कोई इस देश से जुड़ा हुआ नागरिक था, भले इस वक्त नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस आपके फोर्थ फादर एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हो और आपके रूट्स इंडिया से कनेक्टेड थे। एक वो होता है। एक होता है बाय रजिस्ट्रेशन, आपके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था, आप यहाँ रह रहे हो, आप अप्लाई करके 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन करके नेचुरल वे में वो रजिस्ट्रेशन से आप सिटीजनशिप हासिल करते हो। दूसरी बात है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन ये वो प्रोसेस है जब आप किसी कारणवश भारत में रहे हो और 11 साल होने के पश्चात आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन थ्रू नेचुरलाइजेशन, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा होता है बाय सिसेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई टेरिटरी सीड हो जाती है इंडिया में सडनली, तो वो किसी और देश के नागरिक थे, बट सीड हो जाने के बाद जब वो पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी बन गया, यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन गया, तो वहां के जो नागरिक है इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कंट्री के हो, वो उसके बाद में जब वो सीड होने के बाद में भारत के नागरिक बन जाते। ऐसा बांग्लादेश इंडिया कॉन्क्लेव का जो डिस्प्यूट था में बहुत सारे लोग, जब वो टेरिटरी के कुछ पोर्शन सीड हो गए तो 14,874 के आसपास लोग जो थे वो भारत के नागरिक बन गए, जो 2014 में ये बाउंड्री एग्रीमेंट होने के बाद जो रिजॉल्व हुआ था इश्यू। तो इस तरीके के सिटीजनशिप का प्रावधान एक बेसिक जो एक्ट था 1955 का उसके मुताबिक होता है प्रोविजन, और इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि जिससे कि ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पीआईओ, इनको कोई बेनिफिट्स देने के लिए इसमें समय समय पर कोई ना कोई प्रोविजंस और रूल्स में अमेंडमेंट होते रहे हैं। बट एक ड्रास्टिक चेंज तब आया
2014 के बाद एनडीए सरकार बनी, जिसमें बीजेपी ने प्रमुख रूप से 2014 में और 2019 में भी सीए को इम्प्लीमेंट करने की अपनी बात मैनिफेस्टो में रखी थी। तो क्लियर है कि ये एक वाइड एजेंडा था, एक प्री कंसीव्ड एजेंडा था पार्टी का, कि उनको ये लाना था। और ये लाने का तात्पर्य क्या था? सीएए अमेंडमेंट बेसिकली ये किसी के नागरिकत्व को छीनने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि उन लोगों को नागरिकत्व बहाल करने के लिए लाया गया है जो समय समय पर इन डिफरेंट वेव्स जो रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार हुए हैं, जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो गैर भारतीय नागरिक जो उस देश के नागरिक है, और जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 समुदाय से बिलोंग करते हैं, और जहां पर वो नॉन मुस्लिम सेक्शन के माइनॉरिटी बिलोंग जो माने जाते, और वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी रूल के वो परसिक्यूशन के शिकार हुआ है समय समय पर। इस वजह से उन्हें प्रताड़ना की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में भारत में अलग अलग तरीके से प्रवेश करना पड़ा। उनके हालात को देखते हुए मानवता के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट में वक्त पर एक चेंजेस लाया, मेजर ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 को जो लोग इन 3 देश से, इन 3 मुल्कों से भारत में आकर रह रहे हैं, उन्हें अगर किसी भी तरीके का ट्रैवल डॉक्यूमेंट या बिना किसी लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट, यहाँ पर वो किसी भी तरीके से भारत के 2 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत नहीं भी अगर आए हो और उनके ऊपर कोई चल भी रहे हो केसेस, इन्हें सबको ओवरलुक कर दिया जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे सारे केसेस, और उन्हें भारत का नागरिकत्व लेने के लिए अपने एप्लीकेशन देने के लिए उनका प्रावधान रखा गया है। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरीके के परसिक्यूशन से भारत में आए हैं और उन्होंने क्या वॉयलेट किया था, ये जानेंगे कि ऐसे जो भी लोग आए हैं देश में, इन्होंने एक तो बेसिकली आप किसी भी देश से कोई भी फॉरेनर इंडिया में आता है तो वो एक वैलिड इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेके आता है, और पासपोर्ट, इसे इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो भारत का अपना कानून है पासपोर्ट एक्ट, एंट्री इनटू इंडिया 1920 एक्ट। इसके मुताबिक पासपोर्ट के थ्रू आपको आना है थ्रू ऑल द इमिग्रेशन चैनल्स, और ये इमिग्रेशन की आवाजाही यानी एंट्री और एग्जिट, इसको रेगुलेट करने वाला जो कानून है वो फॉरेनर्स एक्ट 1946, ये याद रखिए। पासपोर्ट एक्ट मैं यहां लिख देता हूं, पासपोर्ट, आप इसे नोट कर लीजिए, पासपोर्ट एक्ट, एंट्री टू इंडिया 1920। ये एक्ट इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट की लेजिटिमेसी को वेरीफाई करता है, और विदाउट दैट नो फॉरेनर कैन एंटर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज अ इंटरनेशनल प्रोसेस, और ये प्रोसेस सभी इंटरनेशनल सोवरेन कंट्रीज फॉलो करते हैं। दूसरा कानून फॉरेनर्स एक्ट 1946 के मुताबिक एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एनी फॉरेन नेशनल इज रेगुलेटेड। ये 2 कानून के अलावा, इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के अलावा, जो भी विदेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर जाता है, कैसे सिचुएशंस हो सकती है? एक, वो पासपोर्ट लेकर भारत में आया था, लेकिन वो वीजा का जो ड्यूरेशन था वैलिड, वो ओवरस्टे कर गया है। तो ओवरस्टे की वजह से क्या किसी और कारण से वो भारत में घुस गया हो, किसी भी तरीके से, के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा, रिलीजियस परसिक्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से वो आया हो लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और उसके ऊपर चल रहे हैं केसेस। अब ये सारे जो है बंडल ऑफ फैक्ट्स
ये वॉइड हो जाते हैं, नल एंड वॉइड आफ्टर द अमेंडमेंट केम इनटू प्लेस। ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सीए कानून का। अब इस सीए की हकीकत क्या है? तो इसे लाने का एक मैनिफेस्टो का एजेंडा था। अकॉर्डिंगली पावर में आने के बाद 14 के बाद इसके ऊपर काम भी हो रहा था बैकडोर पे, और 19 में जब बहुमत में सरकार आ जाती है तो उन्होंने फिर इस एक्सरसाइज को प्लेस किया, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, टोटल 30, और ये अग्रवाल जी एक है उनके चेयरमैन थे। ये कमेटी ने इसे स्टडी करके ये जो बिल है इसे जनवरी 2019 में सदन में रखा था, और इसके ऊपर डेलिब्रेशन होने के बाद इसको पूरा रीड किया गया। इसके ऊपर ड्यू डेलिब्रेशन होने के बाद फाइनली जब ये इस बिल को पास करने की बात आई तो 9 दिसंबर को 2019 ये रखा गया लोकसभा में, पास हुआ। के बाद 11 दिसंबर 2019 को ये पास हुआ राज्यसभा में 125:90, बाकी लोग एब्सटेन। 240 के इस राज्यसभा में जहां पर रूलिंग डिस्पेंसेशन की ताकत कम थी, मेजोरिटी नहीं थी, वहां पर भी यह बिल पास हो गया। जैसे 70 मूवी में आपने देखा होगा कैसे राज्यसभा को पहले मैनेज किया, तो यहाँ पर भी सिचुएशन मैनेज हो गई थी, और लोकसभा में तो बहुमत था ही, तो इजीली पास हो गया। और 12 दिसंबर 2019 नेक्स्ट डे एकदम द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, हिज एक्सेलेंसी, उन्होंने इसे एसेंट दे दिया, और एसेंट देने के बाद ये नोटिफाई हो गया गैजेट ऑफ इंडिया। होने के बाद जनवरी जनवरी 10 2020 को केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसके रूल्स फ्रेम करेंगे ताकि इसे पैन इंडिया में लागू किया जाए। बट कुछ दिन के बाद कोविड आ गया, और ऑलरेडी सीए के प्रोटेस्ट को लेकर और कुछ राज्य सरकारों के एडमेंसी को देखते हुए कि हम इसे इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, केरला से गूंज उठी, राजस्थान से, इधर से उधर से, सब जगह से, तो कुछ टाइम के लिए एक नॉन प्रायोरिटाइज एजेंडा में चला जाता है ये मैटर, और फिर एवरीथिंग गोज इनटू डोलड्रम। कानून बन गया लेकिन हुआ नहीं। कोविड ने हमारे 2 साल खा लिए, और कई लोगों को भी खा लिए, कई लोगों को भी कोविड खा गया, और एक क्रूशियल टाइम इस डेमोक्रेसी का वो भी खा गया। उसके बाद आती है बात 2024 की तैयारी की। सबसे बड़ा जो एजेंडा होता है किसी गवर्नमेंट के लिए, वो लोकसभा में या किसी भी चुनाव प्रक्रिया में चुनकर वापस सत्ता की कुर्सी पर आना, ताकि हमारा डोमिनेंट कंट्रोल सत्ता में रहे। 24 के मद्देनजर आज जब आप देखते हो कि सीए का जो बिल पास हुआ था उसके रूल्स नोटिफाई हो गए, तो 2010 या जनवरी 2010 2020 में जब रूल्स नहीं बने तो एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई स्कोप ही नहीं था, कोई फ्रेमवर्क नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो ऐसे स्थिति में जो लोग नागरिकता सीए के कानून के मुताबिक लेने चाहते हैं, जो 6 समुदाय के लोग, उनके लिए तो एक तरीके से ब्लैंक सिचुएशन थी। तो अब उनके लिए रास्ता खुल गया है बिफोर द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2024, यानी 18th लोकसभा के लिए चुनाव होने से कुछ दिन पहले। अब ये जो बिल नोटिफाई हुआ है 11 मार्च 2024 को, ये रूल्स बन गए हैं। किसी भी एक्ट में रूल्स होना जरूरी है ताकि उसके लेजिटिमेट इंप्लीमेंटेशन के लिए एक फ्रेमवर्क इन प्लेस हो, तब जाकर वो एक्ट का कोई एप्लीकेबिलिटी होता है। नाउ लोकसभा से पहले ये आ गया है। अब ये आने के बाद इसका एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। जो सीए कानून बन चुका है, अब आगे सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी।
ये देखिए शाह साहब का ट्विटर, कौन कौन फॉलो करता है देख लीजिए, बहुत लोग करते होंगे। शाह साहब ने किया है मोदी का परिवार, अमित भाई शाह यूनियन होम मिनिस्टर एंड ऑपरेशन ऑपरेशन मिनिस्टर इनके पास। The Modi government today notified the Citizenship Amendment Act rules 2024। ये 11 मार्च को हुआ है, 11 मार्च 2024, गैजेट ऑफ इंडिया में, गैजेट ऑफ इंडिया। These rules will now enable minorities persecuted, देखिए शब्दों की रचना देखिए, on religious grounds in Pakistan, Bangladesh, Afghanistan to acquire citizenship in our nation, India, भारत। With this notification, PM श्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, at has delivered on another commitment and realize, ये कमिटमेंट जो मैं बोल रहा था ना, ये वही कमिटमेंट है, मैनिफेस्टो 14 में भी था, मैनिफेस्टो में 30 में भी था, और जो था जो नहीं हो पाया उसे आगे करना पड़ता है। यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ कर दिया, एक करके दिखाया हमने। 370 हटाया, ट्रिपल तलाक लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लाया, करके दिखाया। बोला तो बोला, अमित भाई शाह ने बोला था ये केंद्र का कानून है, चाहे कोई कितना भी विरोध करे हम इसे लाकर ही रहेंगे, ये लेकर आ गए। ठीक है, इसको जो करना है कर लो, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कानून बनाया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, और बनाया है तो उसका यूज होगा, यही सोच के आदमी देखता है हर चीज को। कमिटमेंट, कमिटमेंट ये है, खत्म, बात खत्म। रियलाइज द प्रॉमिस, प्रॉमिस देखो वादा किया था, वादा खिलाफी नहीं करेंगे 2024 से पहले, आपको खुश करना है। मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस, क्रिश्चियन। देखिए मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे ल्यूमिनरीज थे, तो एक डेलिब्रेशन आता था वहां पर कि जो माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं थे, जैसे कि गांधी लियाकत पैक्ट 1950, गांधी लियाकत पैक्ट 1950, इसमें जो लोग हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे और वो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज थे, जो जैसे 6 थे इन्हीं में से, उनके रिलीजियस प्रोटेक्शन और उनका परसिक्यूशन नहीं हो, ये एक एश्योरेंस इस पैक्ट में था। इस पैक्ट को आइडियोलॉजिकली मेंटेन नहीं किया गया था, ऐसे एक लेगेसी में सामने आया था, और इसके वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1950 में इस बात पर बहुत एम्फेसाइज किया था कि इनका हर संभव तरीके से प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये प्रताड़ित लोग हैं, इनको इस तरीके से हम नहीं छोड़ सकते, तो दे आर सेफगार्ड इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो श्यामा प्रसाद जी वो है जो जनसंघ के निर्माता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी आई है। तो इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, ये उनका मूल मंत्र है, याद रखिए। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक विजनरी लीडर बोले जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने ये कहा था। तो डेफिनेटली आज जो लेगेसी उनकी पार्टी की चल रही, वो इस बात पर एम्फेसाइज शुरू से करते हैं कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के जो शिकार है, जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज बाहर इन देशों में रहते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, जिसको हम कहेंगे कि सिविलाइजेशन का एक हमारी बाध्य रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके तहत आज भी ये लेगेसी कंटिन्यू होकर देखिए ऐसे आ रही है। तो ये एक लॉन्ग विजन था, लॉन्ग एस्पिरेशन था, और इसको अकॉर्डिंगली मैनिफेस्टो में लाया भी पार्टी ने,
और अकॉर्डिंगली ये सरकार की नीति का हिस्सा भी बन गया है। तो पार्टी जो तय करती है विजन, पॉलिसी, मैनिफेस्टो, इट बिकम्स incorporated in the formulation of government policy, and that is actually visible and percolated across the democracy, जिसके हम और आप बेनिफिशियरी है। तो ये ऐसा सर्कल हो के ये यहाँ तक ये जर्नी आई है। अकॉर्डिंगली ये सारे भाई हमारे जो इस समाज से, समुदाय से बिलोंग करते हैं, इनको परसिक्यूशन से बचाने के लिए, अपने आप को जीवन में जिंदा रखने के लिए, जो किसी तरीके से भारत में आए हैं और अवैध रूप से आए हैं, जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी प्रकार का दस्तावेज ये नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि वो भारत के नागरिक है, बट तो अपने आप को इन 3 मुल्कों से बचाने के लिए भारत में अवैध रूप से आ गए हैं, तो उन पर किसी भी कानूनी कार्रवाई को न करते हुए उनसे सहानुभूति रखी जाए और उन्हें इस देश में सम्मानपूर्वक उन्हें जीने का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें भारत सरकार भारत का नागरिकत्व बहाल करने के लिए यह कानून लाती है। दिस इज द फंडामेंटल ईथो ऑफ ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या है? सेंटर ने जब भी देखा कि बहुत हाव हुल्ला हो रहा है केरला से, गवर्नमेंट बोलती है कि सीए को हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अमित भाई शाह ने सुन लिया वहां पे। बाद में अमित भाई शाह ने बोला कि ये केंद्र का कानून है, आपको इसे मानना ही हो। और पहले एक्ट जब बना था तो इसमें एक्ट से पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिटीजनशिप का एप्लीकेशन देते थे, टीएम इन द स्टेट, जो कि स्टेट कंट्रोल अथॉरिटी है। यहाँ पर सेंट्रल की कंफर्टेबिलिटी मैच नहीं करती। अभी जो नया रूल बना है इसके अंदर एक हाई लेवल कमिटी है जिसको बोलेंगे एम्पावर्ड कमिटी। एम्पावर्ड कमिटी, पावर्ड कमिटी, ये सेंटर के अंडर में होगी। और ये जो सेंटर की जो कमिटी है ये रिसीव करेगी एप्लीकेशन थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, लेवल कमिटी। और यहाँ से जो एप्लीकेशन आएगा, क्या आएगा एप्लीकेशन के पास। अब इस कमिटी के कॉम्पोजिशन क्या है? इस कमिटी में जो हाई लेवल एम्पावर्ड कमिटी है सेंट्रल के हेड होंगे डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन, इसके कुछ इनवाइटीज भी होंगे फ्रॉम द स्टेट होम डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी होम और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनके इनवाइटी होंगे। और इस कमिटी का कॉम्पोजिशन होगा और यहाँ पर कमिटी के पास एप्लीकेशन आएगा। ये स्क्रूटिनी करने के बाद वो कमिटी ये तय करेगी वेदर द एप्लीकेशन मीट विल ऑल द बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स फिल्स ऑल द क्राइटेरिया। इसके बाद ये कमिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, एम्पावर्ड कमिटी के पास एप्लीकेशन भेजने के बाद वहाँ पर ये प्रोसेस होगा और सिटीजन दी जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन, तब आप यहाँ रह रहे थे, आपके पास दस्तावेज नहीं थे, कोई बात नहीं, वेलकम यू टू आवर country, due respect we provide you the citizen of this country, that you can enjoy everything, all political rights, you can contest election, you can support us in the election, you can vote for us and bring us back to power। ये सब कुछ पॉसिबल होगा जब इनके पास सिटीजन। अब इसके लिए इनके ऊपर कोई केसेस चल रहे हो वो ड्रॉप हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे और उनके सिटीजनशिप बनने के एप्लीकेशन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नायब तहसीलदार, तहसीलदार इस तरीके के ऑफिशियल्स होंगे और कुड बी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इंफॉर्मेटिक्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से सर, आपका सेंट्रल कमेटी के ये डिविजनल रेलवे जो होती है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा
ऐसे होंगे यहाँ के कॉम्पोजिशन। रेलवे का होगा एक, यानी रेलवे, रेवेन्यू, होम डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होगा जो आमतौर पर चर्चा में नहीं होता है। स्टेट में सेंट्रल इंटेलिजेंस के अलावा स्टेट में जो यूनिट होता है स्टेट इंटेलिजेंस को हैंडल कर, तो ऐसा ही भी बोलते सब्सिडरी इंटेलिजेंस, उसका एक ऑफिशियल होगा जो डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक का होगा, नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ए डेप्यूटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब साइबी का जो ऑफिसर होगा वो डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक से नहीं, का मतलब वो डीआईजी रैंक का अफसर होगा, डेप्यूटी। तो ये इस तरीके का कॉम्पोजिशन होगा। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन में क्या क्या देना है। एप्लीकेशन जब अभी फिलहाल ये नोटिफाई नहीं हुआ है इसका कॉम्पोजिशन, जब ये गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी द फॉर्मेशन ऑफ एम्पावर्ड कमिटी एंड अकॉर्डिंगली दे विल नोटिफाई द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी फॉर्मेशन। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल बेयर मिनिमम है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट एक जस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगी और यहाँ पर सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ में है, यानी मास्टर स्ट्रोक अमित शाह जी ने जो बताया था वो यहाँ पर दिख रहा है। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन में जो भी नागरिकता लेना चाहता है ये समुदाय से, वो अपना एप्लीकेशन देंगे, साथ में एक हलफनामा देंगे, एफिडेविट, मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैं इस मुल्क से हूँ और मुझे भारत के 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में मेंशन 22 लैंग्वेजेस है, उसमें से लैंग्वेज मुझे आती है जिसके लिए लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, ये सारा होना चाहिए। साथ में उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है ऐसा वाउच करने वाला एक एफिडेविट कोई और भारतीय नागरिक जो पहले से ही भारतीय नागरिक है वो एक वाउच करते हुए उसके सपोर्ट में देगा। ये सारे चीजों को लेकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें करीबन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो ये प्रूव हो सके बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान का वो नागरिक रहा है, जैसे कि उसका पासपोर्ट भले वैलिड नहीं हो, लैप्स हो चुका हो, उसका वीज़ा था, ये प्रूफ करता हो कि वो भारत में आया था और वो ओवरस्टे कर गया, ये एक प्रूफ बनता है कि वो कब आया, 31 दिसंबर 2014 से पहले, यानी से पहले जो आया है वो इसके लिए एलिजिबल। 20 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट, जैसे कोई लैंड का पट्टा, डीड, लैंड रजिस्ट्री का कोई डॉक्यूमेंट उस का, या उसके माता पिता जो है वो वहां पर है और ये विदाउट डॉक्यूमेंट आ गया था, वो ऐसा एस्टेब्लिश करने वाला फैक्ट तरीके से ये प्रूव हो सके कि ये सज्जन जो है एप्लीकेंट ये उस देश के नागरिक थे और किसी प्रोसिक्यूशन के चलते वो यहाँ पर आए थे। हालांकि यहाँ पर एक एनोमली बोल सकते, जिसको एक एरर या लैप्स बोल सकते, देयर इज नो क्लियरली डिफाइंड मैकेनिज्म to establish whether the applicant was a subject of religious victim of religion or whether he came by some other means with an another intention. यहाँ पर the law is absolutely silent on the silent, अब कानून का गूंगा बहरा हो गया है तय करने में रिलीजियस परसिक्यूशन कैसे हुआ था कि नहीं हुआ था, बट एक ब्लैंकेट क्राइटेरिया यस परसिक्यूशन। अब मैकेनिज्म घटना होती है तो कंप्लेंट आने के बाद उसमें कई दिन लग जाते हैं, एफआईआर होने के बाद चार्जशीट फाइल होने में। तो अपने मुल्क की ये हालत है कि एक चोरी का चीज अगर डिटेक्ट करने जाए तो प्रूफ करने में साल निकल जाते, और यहाँ पर दूसरे मुल्क में हुए रिलीजियस परसिक्यूशन भारत की सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी, एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बट एनीवे, हमको मानवता के दृष्टि से हम सबको दे रहे हैं फास्ट ट्रैक। पहले जो नेचुरलाइजेशन का टाइम ड्यूरेशन होता था वो 11 साल था, अब वो रिलैक्स करके 5 इयर्स में दे, यानी 5 इयर्स के अंदर का जो टाइम फ्रेम है आप रिसाइड कर रहे थे वो टाइम फ्रेम यहाँ पर कंसिडर किया रहेगा अनलाइक। अब ऐसा प्रावधान होने के बाद इस तरीके से आपका एप्लीकेशन जाएगा और इस तरीके से प्रोसेस होगा आफ्टर हैविंग ऑल द कंप्लायंसेस। ये प्रोसेस से जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि इस तरीके का एक पैन इंडिया रोल आउट होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा कुछ में, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है, एंड ड्यूली इट विल बी नोटिफाइड इन सब्सिक्वेंट टाइम।
कि हाई एम्पावर्ड कमिटी कौन होगा, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा, जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अभी इसमें एक्सेप्शंस क्या है, कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट वांट। अब बहुत सारे लोगों को अप्रीहेंशन है, हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा कालिया। अच्छा, just in between some slides are there. I would like to inform you that in the last batch also we have announced the beginning of a new batch for TCS TPS grade 2 gazetted rank post in the upcoming month from 7th April 2024. This will be the new batch and comprise of live classes on offline, recorded classes and mock tests. So if you want to enroll for this, you can apply for this all Tripura scholarship tests that is going to be held on 31st March. You can scan the QR code from your Google Lens and register yourself. If you want any further information, you can contact on this number. Same for TTADC जिसका एग्जाम 16 होने जा रहा है, सुपर 30 बैच ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास बिगनिंग फ्रॉम 10th मार्च, ये ऑलरेडी हो चुका है। और इसके भी सारे कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, 37 नंबर ऑफ लाइव क्लास, स्टडी नोट पर सेट ऑफ बुक्स, MCQ, mock test topic wise for 30 different mock tests and full test of 100 marks, that is for total 10 numbers. You can get this enrollment just at a cost of 4,490, and if any further details you can check with our institutions now. Same mission TTADC and mock test जिसको चाहिए सिर्फ, and buy this at a price of just mini Domino's का शायद उससे भी कम, 9. Coming to our lecture series point. What are the exceptions to this act? What is the geographical applicability of this CAA rule? 2019, if we go, the memories back when this act was passed, lot of chaos and confusion was prevailing in this country. Probably बहुत सारे लोग एजिटेशन में आ जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को पूछा तो सीए का फुल फॉर्म ही नहीं पता था, जिनको एनआरसी का पता नहीं था, जिनको एनपीआर का पता नहीं था, वो भी प्रोटेस्ट मिशिल में रैली में देख रहे थे, दंगा कर रहे थे, आगजनी फैला। तो पता नहीं चल रहा था उनको क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो जब ये हुआ था तो इसका ज्योग्राफिकल डोमेन क्या होगा, तो क्लियरली केंद्र सरकार ने ये क्लियरली बताया था एक्सेप्शनली, ये उन जगह पर लागू नहीं होगा जो 6 शेड्यूल में नोटिफाइड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, टेरिटोरियल काउंसिल है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम के जो भी नोटिफाइड एडीसी एरिया है, उन इलाकों में ये एक्ट अप्लाई नहीं हो। प्रॉब्लम ये था कि ये बोलने के बाद भी इन राज्यों में नॉर्थ ईस्ट एनआरसी को लागू करने की जो डिमांड उठ रही थी, इस पैरेलल कंफ्यूजन में लोग रस्तों पर आंदोलन में आते हुए दिखाई दिए। और बहुत सारे लोग नई पार्टी खोले हुए थे, उनको ये पता नहीं कि पॉलिटिकल करियर को आगे कैसे चमकाया जाए, तो वो भी आंदोलन में उठे, क्योंकि प्रो बीजेपी एज अ डिस्पेंसेशन के साथ उनका तालमेल नहीं बन रहा था। तो प्रोटेस्ट ही एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक वेपन होता है, और राजनीतिक करियर को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए राजनीति में प्रोटेस्ट सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम है। और बहुत कम लोग हैं जिसको डिप्लोमेटिकली बहुत प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके अपने भविष्य को उज्जवल बना देते। तो 19 में आसाम और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में विशेष रूप से ये बहुत डिस्टर्ब था, बहुत प्रोटेस्ट हमने देखे, और बहुत सारे लोगों में आज भी एक कंफ्यूजन है कि आ जाने से मेरा नागरिकत्व चला जाएगा, एनआरसी लागू होने से मैं जेल में जाऊंगा। तो याद रखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ सेपरेट स्पेसिफिक मैनर, हाउ द एप्लीकेशन गोइंग टू हैपन। यहाँ पर क्लियरली एडीसी इलाका का लोग जो है वो ये याद रखे, आपके इसमें नॉन एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की, यानी इस ये का आपके एडीसी इलाके में कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई नहीं होता। प्लस अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर जो आईएलपी है, इनर लाइन परमिट, उस एरिया में भी ये अप्लाई नहीं होता, डजंट अप्लाई। तो एक्सक्लूड करने वाला बहुत सा ज्योग्राफिकल एरिया गवर्नमेंट ने पहले स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पर जो लोग हैं इस जुरिडिक्शन में, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में, इन एरियाज में ये बिल अप्लाई नहीं होता।
आसाम में, गुवाहाटी में हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आसाम में भी प्रोटेस्ट क्यों हुआ था कि आसाम अकॉर्ड जो बना था राजीव गांधी जी के 1985 में, के मुताबिक एनआरसी की मांग आसाम में उठी। वाई? डिटेक्ट इलीगल फॉरेन माइग्रेंट। कौन? वो जो जनवरी 1 1966 के बाद और मार्च 5 1971 के बीच में बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आसाम में आए थे, को डिटेक्ट करके को एक्सक्लूड किया जाए, निष्कासित किया जाए। ये जो मांग उठी थी, इस मांग को पीए का जो है बिल का पास होने से ये उनके इंटरेस्ट को हैम्पर करता है, इस वजह से जबरदस्त मूवमेंट हुआ था। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ी सी कंफ्यूज सिचुएशन में थी कि इसको कैसे क्लियर किया जाए, तो उन्होंने एनआरसी जो पहले लिस्ट अगस्त 2019 की थी, उसको लेकर बहुत सी क्लैरिटी आनी बाकी थी, कंफ्यूजन ज़्यादा था। ये अगस्त 2019 के लिस्ट के वजह से बहुत सारा, ये प्रोविजनल लिस्ट थी, की वजह से 1.9 मिलियन 30 लाख लोग एक्सक्लूड हो गए थे एनआरसी में। मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी थे। ये तो बड़ी चौंकाने बात थी। यहाँ तो आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, नॉन मुस्लिम को, और वहाँ एक्सक्लूड भी हो रहा है एनआरसी में। ये क्या गंडगोल हो रहा है, ये क्या लफड़ा हो रहा है? केंद्र सरकार को स्थिति समझ में नहीं आ रही थी कि असम में बीजेपी के सीएम तब सर्बानंद सोनोवाल जी थी, शासित प्रदेश था ये, और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कमल फूल रहा था। ऐसे स्थिति में ये सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर बाय ग्रेस ऑफ गॉड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया। उसके बाद एनआरसी की एप्लीकेबिलिटी पर एक तरीके से डोल ड्रम में सिचुएशन चली गई, ठंडा हो गया। और फिर सीए के ऊपर भी जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये मांग थोड़ी दब गई। उसके बाद ऐसे लगा कि ये ऑब्सक्यूरिटी चली गई, नहीं, बट एजेंडा में क्लियर था, लाना था, वो लेके आए। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इन सिचुएशंस के वजह से कंफ्यूजन थी, और कुछ कंफ्यूजन जानबूझकर डाली गई थी उन लोगों की तरफ से जो अपने राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए नई दुकान खोल बैठे थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे जानते हुए भी करते, बट बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जिन पर केसेस फाइल हुए, उन्हें ये पता ही नहीं था कि यह सीए का आंदोलन। हालांकि इसके कुछ छुपे पहलू भी है, मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा। बेस्ड ऑन एन इंटेलिजेंस रिपोर्ट फ्रॉम द यूएस। अब यहाँ पर बात आती है, सरकार आ गई, सब कुछ आ गया, आंदोलन हो गया, कोविड भी आ गया। कोविड आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई, सरकार से लेके साधारण व्यक्ति तक सबकी बोलती कोविड ने बंद कर दी। तो सबकी एक तरीके से जो ताकत थी वो 2 साल के लिए खत्म हो गई, और ये ताकत हमने एक डिजीज पैंडेमिक को लड़ने में 2 साल लगा दी, और कई लोगों को बचा पाए, कई लोग को गवा दिए। तो 2 साल तो टेक्निकली 2021-22 तक कुछ लगा, फिर आई 23 की बात। तो 23 में आने के बाद 2024 के लोकसभा की तैयारी तो करनी है। वेल बिगिन इज हाफ डन। तो हाफ डन तो पहले ही था, और रिमेनिंग हाफ अभी कर दिया गया, वो अनाउंसमेंट हो चुका है 11 मार्च 2024 को। तो अब जो अधूरा काम था उसे मिशन पर करने के लिए मोदी जी और उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, उन्होंने अब फिर से अपनी आगाज को शुरू कर दिया है, और 7 सुरों में एक सुर का संगीत फिर बजने लगा। और आज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए और रोल आउट के लिए तैयार है नोटिफाइड रूल्स के मुताबिक। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। और इसके बाद आपका ये जो है एक्ट अब रोल आउट के लिए रेडी है। अब बेसिकली कौन सा एक्ट है? 1950 ओरिजिनल एक्ट। अलग अलग सिटीजनशिप कैसे ली जाती थी, इससे पहले भी देखो पार्लियामेंट में ये रखने का प्रयास हुआ। अब नई सरकार 14 में बनने के बाद दिसंबर में, ये डेट्स मैंने बताए, 9 को 9 दिसंबर को सभा, 11 को
राज्यसभा और 12 को प्रेसिडेंट के बाद ये कहा भी गया था 10 जनवरी 2020 को कि इसके रूल जल्द से जल्द आ जाएंगे, बट कोविड के बाद एक प्रायोरिटी बेस्ड सिचुएशन में ये काम नहीं हो पाया। और कंसिडरिंग द प्रोटेस्ट फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स या नॉन बीजेपी रूल स्टेट, वहां पर ऐसे स्थिति में रोल आउट करना थोड़ा सा संभाविक तरीके से नजर नहीं आ रहा, तो एक तरीके से उसको छोड़ दिया गया। और बाद में जब फेवरेबल अपॉर्चुन टाइम आता है, स्पेशली इलेक्शन के पहले, तब अपनी रणनीति पे हर कोई काम करता है। तो वो मौजूदा हालात में वो फेवरेबल टाइम आ गया है। और इंटरेस्टिंग, जब इसके विरोध हुआ था देश में सुप्रीम कोर्ट में, ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी को वायलेट करने का आरोप लगा और इसके मुताबिक कल 58 पिटीशन फाइल हुई। इंटरेस्टिंगली त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में यहाँ से 3 पिटीशन फाइल हुई थी इस 58 में, और पिटीशन जो गई थी उसमें से 2 लोग अभी रिसेंटली सरकार में आ गए और एक अभी भी अपोजिशन, मतलब 55 बाकी और जगह से आई है, तो है त्रिपुरा। जानता हूँ किसकी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कड़ा विरोध था। डेफिनेटली विरोध का कारण ये था कि रिलीजियस परसिक्यूशन को आधार हम बनाते हैं, धार्मिक पीड़न के आधार पर नागरिकत्व देना, ये आर्टिकल 14 को इक्वलिटी को वायलेट करने वाला है। तो इट शुड बी स्ट्रक डाउन एज नल एंड वॉइड अंडर आर्टिकल 14। तो इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी को अभी तक सैक्रोसैंक्टिटी नहीं मिली। अभी भी अपने दम पर, मेजॉरिटी पर सरकार ने पास तो कर दिया है, और एक तरीके से लाखों करोड़ों केसेस सुप्रीम कोर्ट में, अन्य केसेस कोर्ट में चलते हैं, उस तरीके से ये भी अपनी गति से चलता रहेगा। हालांकि इस पर जजमेंट जल्दबाजी और जरूरत नहीं। 58 पिटिशन आए था उसका, बहुत सारे लोग petition से रूलिंग साइड में आ गए। तो अभी विरोध का जो बोला जा रहा है एक तरीके से, वो विरोध की आशंकाएं उतनी मुझे नजर नहीं आती है। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था ये आसाम त्रिपुरा में, और यहाँ पर अभी से एक कॉम्पिटेबल गवर्नमेंट है, तो लॉ एंड ऑर्डर और टेंस सिचुएशन को ज़्यादा तरीके से नहीं देखता हूँ, पर स्मूथ रहेगा सिचुएशन। बट फिर भी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ नोटिफिकेशन रूल्स का, उस वक्त बहुत सारे पॉकेट्स जो वल्नरेबल है, जहाँ से प्रोटेस्ट होने की फोर्स आती है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के बिहाफ में सिक्योरिटी री हो चुका है। अब ये आपका आ गया है रेडी, और का डेट भी दे दिया है कब से क्या होगा। ये एक्ट अभी वेलकम करने के लिए रेडी है। व्हाट इज दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? ये तो मैंने बता दिया। माइनॉरिटीज, तो सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड फ्लीइंग रिलीजियस परसिक्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। अब ये जो फ्लीइंग जो है, ये फ्लीइंग वाला जो मैकेनिज्म है, तो एसेस करने की कोई मैकेनिज्म या कोई यंत्रणा हमारे पास नहीं। बोला ना, साधारण चोरी हम डिटेक्ट कर पाते, कभी चलते रहता है, आरोपी मिलता ही नहीं है। तो ये फॉरेन कंट्री में हुआ हुआ परसिक्यूशन को आप क्या करोगे, बट फिर भी ये हमने क्राइटेरिया रख दिया है। द सिटीजनशिप विल बी ग्रांटेड टू दोज हु एंटर्ड इंडिया, ये डेट है मैंने दे दिया है, दिसंबर 31-14। रिलैक्सेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन प्रोसेस टू एक्वायर सिटीजनशिप, ये 2019 amends the Citizenship Act of 1955. The amendment relaxes the residence requirement for naturalization of these migrants for 11 years to 5 years. 11 था पहले, अब फास्ट ट्रैक 5 years, 5 years में आप रहे हो तो भी आपको चलेगा, मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक यानी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजन, फास्ट ट्रैक कर दिया। एग्जाम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल केसेस, आई टोल्ड, अगर आप इलीगल तरीके से आए थे, फॉरेनर्स एक्ट 1946 का वायोलेशन करते हुए, पासपोर्ट एक्ट, एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 को वायोलेट करते हुए अंडर सेक्शन 5(6), तो इसमें कोई भी केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं, जो व्यक्ति आए थे,
उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे और उन्हें क्रिमिनल नहीं, उन्हें विक्टिम देखा जाएगा। यानी एक एक्ट के अमेंडमेंट ने एक व्यक्ति को, एक मल्टीपल नंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल को एक्यूज से सीधा विक्टिम की कैटेगरी में लाने वाला मास्टर स्ट्रोक एक्ट सिर्फ हमारे देश में बना। याद रखना, इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाए, दिस इज दोस टू एक्ट। ये देखिए, he supports ये, he reject। यूनिक पिक्चर, देश का दो पिक्चर है, देखिए। एक सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं है जो पकड़ा है प्लेकार्ड, रिजेक्ट कर रहा है, पता है। का मतलब क्लियर है कि एक ही बिल को यूनानिमसली पास किया गया है, हालांकि गंडोगोल हुआ है, ऑपोजिशन हुआ है, बट मेजोरिटी के आधार पर पास हो जाता है। बहुमत है हमारे पास, हम कुछ पास कर लेंगे, आप विरोध करते रहिए। लोकसभा में हमारे पास ये, राज्यसभा में माइनॉरिटी में, बट माइनॉरिटी मैनेजेबल। हाउ? AIADMK, JDU जनता दल, स्टेट, JD बीजू जनता दल से एनडीए के साथ रहे, 1 2 3 इन्होंने इस पैसेज को सपोर्ट करने, फैसिलिटेट करने में अपना योगदान दिया है, ये याद रखना। इसलिए यहाँ के भी मुश्किल जो टेस्ट थी वो पास हो गई, और यहाँ का तो सवाल ही नहीं। अब 10 जाके ताकत यहाँ पर 3.5 पर है, तो फिर क्या देखना है, ऑपोजिशन वाले चिल्लाते रहेंगे, काम बच गया वहां पर। ये अब सपोर्ट में जो थे, ये क्यों सपोर्ट कर रहे थे मालूम नहीं, ये प्रो आइडियोलॉजी वाले होंगे रूलिंग डिस्पेंसेशन के, या ये वो भी लोग हैं जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हो सकते, इन्हें खुद को भी नहीं पता है, या इनमें कुछ जानकार लोग हैं जो इस समय अपने जो पूर्वज है, परिजन हैं, वो कोई रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार रहे होंगे, डेफिनेटली उनको एक सिंपल, और वो इस हालात से गुजरे होंगे, तो डेफिनेटली वो भी चाहते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे समुदाय के भाई बहन उस चीज़ों में प्रताड़ना झेल रहे थे, उनके प्रति डेफिनेटली हमको सद्भावना है, सहानुभूति। हम नहीं चाहेंगे कि वो अपने जीवन से हाथ धो बैठे या प्रताड़ना झेले। इस वजह से ये सपोर्ट वाला एक लॉबी था, और ये रिजेक्ट करने वाले थे, क्या रिजेक्शन का स्टैंड भी थोड़ा बहुत जस्टिफाई। के एप्रीहेंशंस क्या थे? एक, ये मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करता है, इक्वलिटी वायलेट हुआ। दूसरी बात, ये अमेंडमेंट एक्ट OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में रूल्स में चेंजेस लाता है, यानी अगर 1 साल के OCI एप्लीकेशन के सिटीजनशिप के बाद अगर कोई क्राइम होता है जिसमें 2 3 साल का कन्विक्शन होता है, तो उसकी सिटीजनशिप रद्द हो सकती है, ये चीज इसके अंदर थी। दूसरी बात, दिस एक्ट डजंट स्पेसिफाइज, और यहाँ पर लूपहोल था कि परसिक्यूशन वाला ही व्यक्ति एप्लीकेशन करके सिटीजनशिप ले सकता है, तो परसिक्यूशन को आप कैसे एसेस करो? यहाँ पर परसिक्यूशन वाज नॉट क्लियरली एसर्टेन्ड, में कोई मैकेनिज्म ही नहीं परसिक्यूशन को एसर्टेन कर। ये एक था, लार्जली 6 कम्युनिटीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, बट इस मुल्क में तिब्बतन रेफ्यूजीज जो चाइना से आए हैं वो भी है, तमिल रेफ्यूजीज जो श्रीलंका में प्रताड़ना झेल रहे थे वो भी है, और रोहिंग्यास, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम बोथ, म्यांमार के हैं, ये भी एक्सक्लूड कर दिए गए थे। ये वाइडर नोटेशन था। ये सारे चीजों के ग्रे एरियाज को प्रोटेस्ट के माध्यम से रिजेक्शन लॉबी ने इसको प्रोटेस्ट के माध्यम से सामने रखा, और फिर इसकी लीगल स्क्रूटिनी 58 पिटिशंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चली जाती, जो हम सभी जानते हैं।
ये एक तरीके का पोलराइज जोन था। अब इसको बहुत सारे लोग बोलते कि कोई प्रो आइडियोलॉजी वाला है, कोई लेफ्ट विंग, लेफ्ट राइट सेंटर, पता नहीं, बट ये दो जो ब्लॉक थे, विरोध और समर्थन, हम ये जानते। Coming to the new slide, what are the argument in favor of Citizen Act? Dignified life, हर व्यक्ति चाहता है dignified life for refugee, हर कोई चाहता है कि प्रताड़ना झेले, वो एक सम्मानित जीव, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, राइट्स प्रोटेक्ट करना ह्यूमन सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की यादें बहुत खौफनाक और दर्दनाक है, वो झेला है जिनके बाप दादा और के रोंगटे खड़े हो जाते। डेफिनेटली इतिहास में वो काले पन्ने को हम उजागर नहीं चाहेंगे क्योंकि दर्द भरी दास्तान, तो ये सारे चीज़ों को लेकर परमानेंट परपेचुअल सॉल्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट को लगता, और अकॉर्डिंगली वो पॉलिसी के माध्यम से अभी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिजिटल भारत को एक एम्फेसिस तो है ही गवर्नमेंट का, और आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन जो है ऑन प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड में या स्मार्टफोन में, ये एप्लीकेशन माध्यम से इसको इनिशिएट करने का एक प्रयास भारत सरकार का है। अकॉर्डिंगली सेंटर लॉन्चेस न्यू पोर्टल फॉर पीपल अप्लाइंग फॉर सिटीजन, और द सेंटर सेड अ मोबाइल एप्लीकेशन 2019 ऑल्सो बी लॉन्च सूट, मतलब इसका कहीं ना कहीं बैक एंड पे तो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी है, ऑफ होम अफेयर्स। अब जो प्रोस था तो हम देखा व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सिटीजन, तो ये भी एक हो गया। इसका विरोध जो था, ये विरोध था, ये भी मैंने बताया। एप्रीहेंशंस नॉर्थ ईस्ट बहुत जबरदस्त था, प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, डेफिनेटली कल्चर आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने की बात आसाम अकॉर्ड में स्पष्ट रूप, और भारत सरकार ने भी इसके बाद कहा कि आपके कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने भारत सरकार का प्रयास करेगी। अकॉर्डिंगली आरसी फाइनली जो प्रारूप देना था वो लिस्ट गई, बाद ये के विरोध को लेकर भी कॉम्पिटेबल सरकार के जुरिडिक्शन में जब विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक मिशन को एक्सरसाइज करने के लिए एक गैप दे दिया गया था, और ये सारी स्थिति जब कंट्रोल में आ गई, फिर एक नई रणनीति, एक नए आयाम को अंजाम देने, अमली जामा पहना, लोकसभा से कुछ नोटिफाई हो गया रूल्स। नॉर्थ ईस्ट में अपने कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी और इलीगल माइग्रेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि पार्टीशन के बाद से 47 के बाद से रेगुलर वेव्स बांग्लादेश से नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स आए थे, जो वेव्स में रेफ्यूजीज आए, डेमोग्राफिक इन्फ्लक्स जो ने पूरा डेमोग्राफी को चेंज कर दिया, एक तरीके से कल्चरल लिंग्विस्टिक और आइडेंटिटी एक तरीके से ओवर शेडो कर दिया। इस वजह से अपनी आइडेंटिटी कल्चर का जतन करने के जो भूमिपुत्र है वो अपनी मांग को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट करते नजर आए थे। वायलेशन ऑफ आसाम अकॉर्ड मैंने बता दिया, राजीव गांधी जी के टाइम आसू 5 आसू, असम
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जबरदस्त। तब के यहाँ के युवा थे प्रफुल्ल कुमार महान थे, युवा थे। वो साथ फिर राजीव गांधी जी का एक अकॉर्ड साइन हुआ गवर्नमेंट का, और इसके अंदर उनके बात रखी। अब जब ये सीए आया तो इसमें ये उनके इंटरेस्ट को ओवरलैप कर रहा था, हैम्पर कर रहा था, ऐसा होने लगा। तो ये उसी राज्य में, हाँ, बीजेपी सरकार शासन में थी और सीए कॉम्पेटिबिलिटी के होने के बाद भी विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो ये सर्वानंद सोनोवाल जी समझ नहीं पाए, तब वो मुख्यमंत्री थे। होम डिपार्टमेंट फिर उन्होंने एक वे आउट निकाला। ये कहानी थी। और कट ऑफ डेट जो मैंने बताया था मार्च 2000, तो आप चाहिए तो shot ले ली। और कट ऑफ डेट फॉर एंटरिंग इन इंडिया फॉर गेटिंग सिटी 1 दिसंबर 2014। जब सीए बिल आया और जब रूल नोटिफाई हुआ, तब सारे सोशल मीडिया डिफरेंट डिफरेंट टैगलाइन से, पोस्ट से भरी पड़ी थी, प्रो एंड अगेंस्ट। सेम चीज जब सीए बिल आया तब भी हुआ था, अब भी हो रहा है। तो ये देखिए अलग अलग कमेंट्स आपके सामने। आई विल रिजाइन इफ हेमंत शर्मा बिग स्टेटमेंट एमिड एंटी सीए प्रोटेस्ट, ये सब तब तब आया था। और इस तरीके से सारी जो गूंजें उठी थी वो अब एक तरीके से रफा दफा हो गई। ये था एक ग्लिम्स, कैसे देश आंदोलन में जल रहा था, का एक नमूना यहाँ पर है। ऑल टेरिफाइंग इमेज, देश दो गति में। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? दैट्स एवरीवन वांट बेटर लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, और कुछ नहीं। बड़े बड़े भाषण की क्या की जरूरत है, क्या की जरूरत और किसी चीज़, ये तो और कोई चीज़ ना दे दो काफ़ी है, मैं मेरा जीवन जी लूँ। अब व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? सारे प्रोटेस्ट को लेके क्या रूलिंग पार्टी सरकार को 6 समुदाय के लोगों के प्रताड़ना को लेकर जो संवेदना थी, को लेकर जो कानून बनाने की जरूरत महसूस, ये सराहनीय कदम है, अप्रिशिएटेड। मानवता की दृष्टि, मानव मानव के जीवन के, मानव मानव का दुश्मन नहीं बने, और मानव मानव के जान का और खून का प्यासा नहीं। कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन जाएगा व्यक्ति, और जो चाहता है तो समझ जाए कि संस्कृति या उसके जतन में, उसकी परवरिश में कोई खामियां नजर आई है, और ऐसा एक व्यक्ति और ऐसा एक समुदाय तैयार हो जाता है, वो समुदाय मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाता है। अब जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये केंद्र सरकार ने ये आश्वस्त किया था कि इसको प्रोटेस्ट के लिए जो एप्रीहेंशंस थे कि इसमें मुस्लिम को क्यों इंक्लूड नहीं किया, तो अब भाई अमित भाई शाह ने ये स्पष्ट किया था कि ये बिल किसी के नागरिकत्व को छीनने के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि विशिष्ट समुदाय के लोगों को नागरिकत्व देने के लिए। कई लोगों ने इसे एनआरसी और सीए को एक तरीके से देखा, जबकि एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एक डिफरेंट प्रक्रिया है जब होम अफेयर्स में, और ये बिल एक अलग प्रक्रिया है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ये अलग चीज है, और इसके साथ एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई। तो ये तीनों एक अलग अलग चीज है, हालांकि इन तीनों को एक समान देखा गया। यहाँ पर ही थोड़ा सा एक वेगनेस आ गया था लोगों के परसेप्शन, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन कियोस हुआ, और इसी का प्रोपोगंडा करने वाले अपॉर्चुनिस्ट लोगों ने जम के फायदा उठाया। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड? allay the fears of Muslim community. The government must allay the fears of nationwide NRC among the Muslim community, which they feel deprive them of their citizen rights in failure to provide the requisite documents.
अब यहाँ पर एक भय था माइनॉरिटी, उन्हें एनआरसी लागू होने के बाद उनका नागरिकत्व छीन लिया जाएगा। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था, ये भी जानेंगे। दूसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्ट, ये भी स्पष्ट हो। कोर्ट थोड़ा सा पैट्रॉन की तरह, एक गार्जियन की तरह, साधारण जो लेमन पेज में हम तो बोलते हैं, साधारण लेमन जो इतने समझदार नहीं है कानूनी भाषा को, तो ये क्लियर रूप से जाने का प्रयास करे, इससे किसी को नुकसान नहीं है, शायद वो बेहतर होगा। दूसरा, अपियरेंस ऑफ इंटरनेशनल बात क्या थी, जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुल्कों ने भी भारत के साथ एक दूरी बना ली और अपनी एक तरीके से सिंपति नॉन मुस्लिम को जो सिटीजनशिप देने की बात आई, जिसकी वजह से मुस्लिम सेक्शंस जब प्रोटेस्ट किया या प्रो सेक्युलर सेक्शंस किया, तो इस्लामिक सेक्युलर कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज है या रिपब्लिकन कंट्री जो है जो इस्लामिक मॉडल पे चल रही है, उन्होंने एक तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी सहानुभूति जोड़ दी थी। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बहुत सारी है इस्लामिक कंट्रीज, ऐसे 5 मुल्क जो इन्होंने अपनी एक सहानुभूति, तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो प्रॉपरली इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को परसीव करे और वो भी इंटरनेशनल फोरम से प्रॉपर अवेयरनेस लाए, ताकि इंडिया के डोमेस्टिक पॉपुलेशन में लोगों के अंदर एप्रीहेंशन हो। टू एलिविएट द एप्रीहेंशंस इज द responsibility of the international community. I think the developed and progress nation inclusion of persecuted minority definitely, जो 6 समुदाय के हमारे भाई बहन है प्रताड़ना झेल रहे हैं, और ये जाहिर तौर पर पता है सब, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नॉन मुस्लिम से बहुत बार प्रताड़ना झेलते हैं और हर तरीके से, हर स्तर से कभी ना कभी टारगेटेड वे में उनके ऊपर एक्स होते हैं, विक्टिमाइज किया जाए। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम वहाँ पर फेस कर रहे हैं। क्या अहमदी सेक्ट मुस्लिम कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुए हैं फ्रॉम द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ये अहमदी सेक्स को भी बहुत जम के विक्टिमाइजेशन हुआ है, परसिक्यूशन। बट यहाँ पर 6 समुदाय जो है इसके अंदर वो नहीं आ सकते, तो इसलिए एक मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर एक्सक्लूड कर दिए गए अलॉन्ग विद तमिलियंस, टिबेटन्स एंड रोहिंग्यास। फेडरल कोऑपरेशन, अभी यहाँ पर बात आई थी सीए के बात को लेकर, हम नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट assuage द फियर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक आसाम रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिटी के साथ और भी राज्य है, अदर स्टेट को पास में लेकर टेबल वे में, इवन दो देयर इज नॉन कंपेटेबल गवर्नमेंट, तो विश्वास में लेके एक ये प्रयास किया जा सकता था। हालांकि वो उस मूड में नहीं थे, वो पहले ही बोल दिए थे कि हम नहीं करेंगे, तो फिर सेंटर ने भी मास्टर स्ट्रोक डाला और इसका डोमिनेंस जो है, इसका कंट्रोल है पावर्ड कमेटी के हाथ में बना लिया और स्टेट को सिर्फ एक फैसिलिटी बॉडी रखा। अभी अगर यहाँ से आगे अगर कोई स्टेट इसके रुकावट डालती है इसके इम्प्लीमेंटेशन में आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द रूल्स, तो ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल 365 जो कि नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करती है, तो आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी गवर्नर। तो 356 तो आपने देखा, गवर्नर की रिपोर्ट अगर ये देती है राज्य में गवर्नमेंट नहीं चल सकती है और राष्ट्रपति को रिकमेंड करते कि आप कारभार हाथ में लीजिए, उस तरीके से अगर हम नहीं मानेंगे केंद्र सरकार का कोई डायरेक्शन, अगर नहीं मानती है जानबूझकर, तो इस तरीके का आर्टिकल 365 का प्रोविजन अप्लाई हो सकता है। फिर घमासान शुरू हो जाती है स्टेट और सेंटर ड्यू टू नॉन कॉम्पिटेबल। जैसे नजीब जंग जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, क्या अरविंद केजरीवाल के बीच जो लड़ाई चली थी, सब जानते हैं कैसी चली थी। बात आज के हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, जब ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, कैसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन थी नॉन रोलिंग डिस्पेंसेशन और राज्यपाल जी के,
तो ये सब इस तरीके के उदाहरण है। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो ये आर्टिकल 365 के मद्देनजर सिचुएशन देखी जा सकती है, क्योंकि द पैसेज ऑफ सीएए रूल इज नाउ clear after the notification of the rules, but the rollout yet to see a smooth selling बाकी है। आपके तारीख के इम्तिहान और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, तो यहाँ पर ये देखने मिलेगा। दूसरी बात, ये सारा ब्यौरा आज हमने देखा कैसे सीए का इतिहास शुरू हुआ था, कैसे ये बिल पास हुआ 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, कैसे फिर एक गैप आने के बाद आज 2024 के बाद में लोकसभा से कुछ दिन पहले ही रूल्स नोटिफाई किए जाए। आखिरकार ऐसा क्या है केंद्र सरकार के लिए, भाजपा के, वो इसको लोकसभा से पहले, नाउ लिविंग ऑल द ट्रेडिशनल theoretical studies aside, all the nitty-gritties of the statutory provisions aside, let's come to a something different, constructive decode decoding insight, I would say, based on my understanding। मैंने क्या चीज को जाना है। MCQ Ramanujan's 3000 plus MCQ. Those who want to buy in the form of a book at a price of 499, you can buy it through the scan it from Google Lens. If you any find any. Okay, now before we conclude, uh, happy to all the subscribers who are lovingly watching our videos. If you have still not subscribed, please click the bell button and get all the notifications. Before we conclude, मैं एक मज़ेदार बात देख रहा था इस रूल्स को नोटिफाई करने के बाद, और मेरे एक मित्र है यूनाइटेड स्टेट, तो काफ़ी इंडस्ट्रियस करियर अमेरिकन गवर्नमेंट में। मैंने उनसे पूछा था कि हाउ यू परसीव्ड द एंटायर रोल आउट ऑफ सी एक्ट बिल एंड एक्ट एंड एंटायर थिंग। तो उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी। आफ्टर एक्सचेंजिंग द सर्टेन व्यूज, आई गॉट टू नो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने बॉडी कॉल्ड एज USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल, जो यूएस कांग्रेस इसको बनवाती है, और जिसके कॉम्पोजिशन ऐसे एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट जो FBI और CIA के भी रहे हैं, वो लोग इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको डीकोड करते हैं। खैर, इंडिया में ये सब चीज़ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन वो एलिगेशन करते हैं, बट इंटरेस्टिंग वे में जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा है तो इसका एक अलग पृष्ठभूमि पे, एक अलग लेंस से अलग चीज़ सामने नज़र आती है, तो मेरे भी नज़र में आई। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमित भाई शाह ने अपने भाषण में एक बार कहा था कि हम ये का जो बिल है, जो केंद्र का कानून है, इसको लाकर ही रहेंगे और इसमें कोई अवरोध नहीं ला सकता। डेफिनेटली अमित भाई शाह इज नोन फॉर इस कमिटमेंट, जो उन्होंने बोल दिया वो करेंगे। एनआरसी भी वो बोल गए थे 2019 में, 2024 से पहले, लोकसभा से पहले एनआरसी लागू करके रहेंगे। बात कहाँ पर फंस गई थी कि जब ये एनआरसी को लेके जो कंफ्यूजन हुआ, अगस्त 2019 में जो प्रोविजनल लिस्ट सरकार ने पब्लिश की असम के अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से, तो ये पाया गया, हैरान करने वाली बात, कि 19 लाख लोग, 1.9 मिलियन लोग सिटीजनशिप रजिस्टर से एक्सक्लूड हो गए, जिसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज, वॉर वेटरन्स, आर्मी पर्सनल्स और डिस्टिंग्विश पीपल, यहाँ तक कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली के नेफ्यू, भतीजे, और सैयदा जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं तैमूर असम के, उनके अपने रिलेटिव इस सिटीजनशिप के रजिस्टर से एक्सक्लूड हो गए। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग थे जो मुस्लिम नहीं थे, वो मुस्लिम तो एक्सक्लूड हुए बड़ी संख्या में, बट नॉन मुस्लिम भी एक्सक्लूड हो गए। तो इसका एक बहुत बड़ा चिंता का विषय केंद्र सरकार के लिए, स्पेशली भाजपा के लिए, कि अगर ऐसी संख्या में लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे जो कि वो रह रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक वे आउट निकालना पड़ता था।
जो लेजिटिमेट वे में भी थे वो एक्सक्लूड हो गए ड्यू टू द रीजन बहुत सारे लोग जो माइग्रेट हुए थे, जो सेटल थे, ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस नहीं कर पाए, और एक एनोमली के तरीके, नेम मिसमैच के तरीके कहीं ना कहीं वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और एक डिस्क्रिशन उनके हाथ में होता था, उसके तहत वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। और बहुत जगह एलिगेशंस भी आए कि एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली पर्टिकुलर समुदाय के अलावा ऐसे भी लोग थे जो इंक्लूसिविटी में आने चाहिए थे, वो भी एक्सक्लूड हो गए। तो एक एप्रीहेंशन था, और इसी को एड्रेस करते हुए संघ के प्रचारक चीफ मोहन भागवत जी ने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि जो हिंदू भाई एनआरसी में एक्सक्लूड हुआ है, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इस देश से बाहर नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसे पाया गया था कि एनआरसी के इस 1.9 मिलियन के जो लोग थे जो एक्सक्लूड हुए थे, इन्हें अपील का वक्त दिया गया था। अगस्त 2019 से पहले पहले इनकी सुनवाई कर दी। फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, जहाँ पर इनके सिटीजनशिप को अपील में डालने के बाद उस ट्राइब्यूनल ने एक तरफा निर्णय कर दिया, और उसके बाद उनका प्लेसमेंट डिटेंशन कैंप में कर दिया, जहाँ पर एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्लेस कर दिया 1.9 मिलियन। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी परेशान हो गए, और कुछ टाइम के लिए एनआरसी की जो कहानी है ये भी ठंडी हो गई थी। अब फिर लोकसभा से पहले वो इसलिए सामने आ रही है कि अमित भाई शाह ने ऑलरेडी पहले इसका वचन दिया था, एज पर द 2014 मैनिफेस्टो, वो सी एनआरसी लागू करके रहेंगे। अब सीए को डेफिनेटली पैन इंडिया लाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जब स्पष्ट है तो इसके रोल आउट का रास्ता क्लियर है, प्लस उनके मैनिफेस्टो का एजेंडा भी फुलफिल हो जाता है। दूसरी बात, एनआरसी को लोग के थोड़ा सा प्रॉब्लम और एक वेगनेस है, जिसकी एप्लीकेशन में बहुत सारी खामियां पाई गई थी। ऑपरेशनलाइज जब भी उसको असम में किया गया, तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी और ग्लिच में फंसने वाला प्रोजेक्ट है, इसलिए एनआरसी को अभी पैन इंडिया रोल आउट नहीं किया जा सकता है, ऐसा केंद्र सरकार को लग रहा है। दूसरी बात, अमित शाह जी ने तो ये कह दिया था एनआरसी लागू करेंगे 2000 ये सीए लागू करेंगे 2024 के लोकसभा से पहले, ये बोल दिया था, प्लस एनआरसी भी कर देंगे ये बोल दिया गया था। बट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अलग तरीके से ये कहा कि एनआरसी के पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन लेकर विद इन द पार्टी होलिस्टिक डिस्कशन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की ये बात अमित शाह जी की प्रीवियस बात का जो क्लेम था, दावा था, उसको काट देती है, कॉन्फ्लिक्ट में लाती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इस वजह से एनआरसी का प्लान इंडिया रोल आउट नहीं हो सकता है, बट कमिटमेंट था कलेक्टिवली गवर्नमेंट का, पार्टी का, तो सीए का वचन बद्ध तरीके से रोल आउट लोकसभा से पहले अनाउंस कर दिया गया। अकॉर्डिंगली 11 मार्च 2024 किया गया, ताकि एक जनरल परसेप्शन क्रिएट हो जाए कि अपने वचन पर वो खरे उतरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सीएए और एनआरसी को एक जनरलाइज वे में देखा था, एक तरीके से एक लेंस में देखा था। तो अगर सीए बोल देते या एनआरसी का इम्प्लीमेंटेशन रोल आउट अनाउंस कर देते, इट विल मेक वन डिफरेंस इन द आईज ऑफ जनरल पब्लिक। देयरफॉर एक तरीके से लोकसभा में 400 पार का रास्ता क्लियर हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है, मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी, और मेरा अपना एनालिसिस विद माय अदर फ्रेंड्स फ्रॉम इंटेलिजेंस कम्युनिटी, डेफिनेटली मेरा एक अलग नज़रिया इसके ऊपर, मैं अलग परिप्रेक्ष्य, ये एंटायरली एक होलिस्टिक डिस्कशन आज हमने किया विद द एजेंडा पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द पीपल टू बी सेफगार्डेड, एंड विद द रियलिस्टिक पॉलिटिकल सिनारियो। एक होलिस्टिक डिस्कशन मैं आज मेरी क्षमता के अनुसार, मेरे अनुसार रख पाया। तो शायद आपके सुझाव और आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, और हमें प्रोत्साहन मिले कि हम और अच्छे तरीके से आपके सामने टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आए। तो आज तक के लिए इतना ही, और आशा करते कि आप सभी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, और डेफिनेटली आपके वैल्यूएबल कमेंट्स से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। तब तक के लिए से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।